हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल तनु क्लासेस .com में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, फाइनली आप लोगों के डिमांड पर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर सोशियोलॉजी कब से स्टार्ट करेंगे कब से स्टार्ट करेंगे। फाइनली सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि समाजशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं, भारतीय समाज एक परिचय। क्योंकि सोशियोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, टोटल दो बुक है। तो उसका पहला बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एक परिचय, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर को। इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भारतीय समाज एक परिचय, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले हम लोग जैसे बाकी चैप्टर बाकी सब्जेक्ट में करते थे उसी तरीके से पहले आपको कंप्लीट थ्योरी को करवाएंगे। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जो भी अति लघु जो भी क्वेश्चन होते हैं सब कुछ करवाएंगे, लेकिन पहले थ्योरी को करवाएंगे, ठीक है। इससे आपका जो भी क्वेश्चन होगा वगैरह होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीट फुल थ्योरी होगा, कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा। बस आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, बिल्कुल मजे के साथ हम लोग जैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीय समाज एक परिचय। आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग भारतीय समाज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि भारत के अंदर जो समाज है उसके बारे में पढ़ते हैं, और एक परिचय दिया, जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक परिचय चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है, उसी तरीके से यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग। यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है भारत के समाज को। इसमें हम लोग बेसिकली सोशियोलॉजी में हम लोग अपना मेंबर हो गया, मुखिया हो गया, जो भी हम लोग सरपंच हो गया, इन सभी चीजों के बारे में मेजरली पढ़ते हैं। ज्यादातर यही सब चीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए चैप्टर को आपका शुरू करते हैं, और कॉपी कलम अलग से बनाएंगे। इस चैप्टर का भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए इस सब्जेक्ट में क्या है कि क्वेश्चन जो है ना 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। सिलेबस वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो आप जाकर के देख लीजिए, वहां पर सब कुछ बताया गया है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से तैयारी होगी, किस तरीके से नहीं होगी, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली हम आपको बता रहे हैं कि इससे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप चाहे किसी भी बोर्ड से है। बहुत बच्चे इस कंफ्यूज पे रहते हैं कि सर किसके लिए, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। देखिए 2017 में जो एक नियम लागू किया गया था, ठीक है, सेंट्रल के द्वारा, कि अब पूरे इंडिया लेवल में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा। एनसीईआरटी बुक को ही पूरे इंडिया लेवल में फॉलो किया जाएगा। उसी सिलेबस, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब आप लोग कोई भी बोर्ड से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो भारतीय समाज, सबसे पहले हम लोग परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन को देखते हैं। समाज के बारे में पूर्व जानकारी अथवा समाज के साथ गहरा जुड़ाव सामाजिक अध्ययन की एक शाखा समाज शास्त्र के लिए लाभप्रद तथा अलाभप्रद दोनों ही रहे हैं। इसका लाभ यह है कि छात्र समाज शास्त्र से सामान्यतः भयभीत नहीं रहते। वो सोचते हैं कि इस विषय का ज्ञान उनके लिए कठिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि समाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व जानकारी, जो पहले समाज थी उसका जो अभी है गहरा जुड़ाव सामाजिक अध्ययन की एक शाखा, ब्रांच जो है वो समाज शास्त्र से ही हम लोगों को प्राप्त होता है, लाभप्रद है, लाभदायक है, ठीक है। इसका लाभ जो है छात्र समाज शास्त्र से ये प्राप्त कर सकते हैं कि गांव में कैसा होता है, इंडिया समाज कैसा है, ठीक है, किस तरीके से लोग रहते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं समाज शास्त्र में। बेसिकली यहाँ पर यही कहा जा रहा है। अब आगे देखिए, इसका अलाभकारी पहलू यह है कि कभी कभी समाज के विषय में पूर्व जानकारी समस्या का कारण बन जाती है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं, आपको भी मालूम होगा, कभी कभी हम लोग किसी आदमी के बारे में हिस्ट्री अगर उसका सुनते हैं तो कुछ ऐसी ऐसी बात हो जाती है जिससे कि हम लोगों को गुस्सा उठ आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि इसका अलाभकारी यानी कि इसका नुकसान यह है कि कभी कभी समाज के विषयों के बारे में पूर्व जानकारी यानी कि जो पहले थी, जो बीता हुआ था, उसका अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो कभी कभी समस्या का कारण बन जाता है। और समाज शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में हमें समाज के बारे में अपनी पूर्व जानकारी को भुला देने अथवा मिटा देने की आवश्यकता होती है। और समाज शास्त्र का जो ज्ञान, जो पूर्व जानकारी है, उसको आराम से, यानी कि कोई समस्या ना हो, कुछ ना हो, तो उसको हमको भुला देना पड़ता है, मिटा देना पड़ता है, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। किसी के बारे में, जैसे कोई आदमी कोई गलती ही किया हो, अगर आप बार बार सोचेंगे ये गलती किया, जैसे कोई चोरी कर लिया, बार बार सोचेंगे भाई ये चोरी किया, तो आपका दिमाग में उसको अब क्या कहता है, एक समय बाद उसको माफ कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, और कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर हम लोग इसको नहीं भुला पाएंगे, मिटा पाएंगे, तो फिर समस्या होगा, आगे और ज्यादा दिक्कतें परेशानी आएंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, समाजशास्त्र हमें, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये कोई खास चैप्टर नहीं है, इससे भी 2-3 मार्क्स पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ करवाएंगे ये चैप्टर का भी, लेकिन एक इंट्रोडक्शन परिचय है ही ये चैप्टर। इसलिए आप लोग सोचेंगे कि क्या बार बार, लेकिन मजा आएगा। बहुत इजी चैप्टर है सोशियोलॉजी, इतना इजी चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप कॉपी कलम लेकर के नोट करते जाइए सारा चीज को। जरूरी है आप लोगों के लिए, जो नोट नहीं दिमाग में रख सकते दिमाग में रखिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। आगे चल के जब आप 12 एग्जाम पास कर जाएंगे उसके बाद भी ये आपको काम देगा, ठीक है। चलिए, समाजशास्त्र हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि वह विश्व को सकारात्मक
दृष्टि से ना केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी किस प्रकार से देखें। और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं ये इस बात की हम लोगों को ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। जैसे कि हम लोग क्या होता है, हम लोग अपना फैमिली को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, एक ये फैमिली है और एक ये फैमिली है। अगर हम लोग अपने तरफ से हम लोग इसके बीच और इसके बीच दंगा हो रहा है, इसके बीच और इसके बीच क्या हो रहा है, दंगा हो रहा है, दोनों फैमिली के बीच लड़ाई हो रहा है। अगर हम इधर से सिर्फ देखें तो हमको लगेगा कि ये गलत है। कभी कभी आपको जो है ना इस तरफ से भी देखना होगा, ठीक है, कभी कभी आपको इसके तरफ से भी यानी कि उधर से भी सोचना होगा। बोलता है ना आप मेरे जगह रहकर के सोचो, तो वही चीज आपको यहाँ पर करना होगा। तो समाजशास्त्र हमें जो है इसी बात की शिक्षा देता है, ठीक है, कि विश्व को सकारात्मक दृष्टि से ना केवल स्वयं यानी कि खुद नहीं बल्कि उसके दृष्टि से भी, उसके नजर से भी देखें, ठीक है। अब आगे देखिए, भारतीय समाज तथा उसकी संरचना की समझ से एक सामाजिक मानचित्र की प्राप्ति होती है जिस पर आप स्वयं को एक भौगोलिक मानचित्र की तरह अवस्थित कर सकते हैं। और भारतीय समाज और उसकी संरचना की समझ जो है वो सामाजिक मानचित्र से प्राप्त होती है, ठीक है, जिस पर हम यानी कि आप स्वयं को एक भौगोलिक मानचित्र की तरह अवस्थित कर सकते हैं। अब आगे देखिए, समाजशास्त्र आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करने एवं विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थान का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। तो समाजशास्त्र कह रहा है कि समाजशास्त्र जो है वो सिर्फ आपका स्थान निर्धारित करने के अलावा, ठीक है, और विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थानों का वर्णन करने के अलावा बहुत कुछ कर सकता है। जैसे समाजशास्त्र हम लोग एक एरिया के बारे में जान जाते हैं, एक लोगों के बारे में जान जाते हैं, एक स्थान निर्धारित कर देते हैं कि ये जगह अलग है, ये जगह अलग है, या फिर एक एरिया के बारे में जानते हैं, समूह के बारे में जानते हैं, अलग अलग जाति के बारे में जानते हैं। तो इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ कर सकता है समाजशास्त्र, यानी कि हम लोगों का वर्णन कर सकता है, हम लोग उसके बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं समाजशास्त्र से, ठीक है। अब आगे देखिए, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों, क्या है, दो पॉइंट है यहाँ पर, एक व्यक्तिगत परेशानियों और एक सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानी से यह तात्पर्य है उन निजी कष्टों, परेशानी तथा संदर्भों से है जो कि हर किसी जीवन में निहित होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि समाजशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत परेशानी जो होता है, और व्यक्तिगत परेशानी का तात्पर्य भी आपको बता दिया है, यानी कि उससे मुराद ये है कि वो कष्टों यानी कि हम लोगों का जो अपना परेशानी, अपना कष्ट है, परेशानी है, और संदर्भों में जो कि हर किसी के, आपको मालूम है हर आदमी बोलता है कि भाई इस तरह का दिक्कत किसी को नहीं होगा, हमसे बड़ा प्रॉब्लम किसी को नहीं है, हमसे बड़ा प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई अमीर है तो उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, कोई गरीब है तो उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानी और सामाजिक मुद्दा जो होता है, ठीक है, सामाजिक मुद्दों के बीच का कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। तो कड़ी मतलब क्या हो गया, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ना, तो समाजशास्त्र वो काम करता है, उसके बीच का कड़ी बनता है, और संबंधों का खाका खींचने में यानी कि उन लोगों को एक प्रकार जुड़ने में मदद करता। कौन करता है, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, ठीक है। अब आगे देखिए, नई तथा पुरानी पीढ़ियों के बीच यानी कि नई पीढ़ी मतलब जैसे कि आज हम लोग हैं तो वो नई पीढ़ी हो गए एक प्रकार, और जो आज से हमारे दादा लोग जो भी है वो क्या हो गए, पुराने पीढ़ी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है नई पीढ़ी तथा पुरानी पीढ़ियों के बीच पीढ़ियों का अंतराल अथवा संघर्ष एक सामाजिक परिघटना है जो कई समाजों में काफी दिनों से समान रूप से रही है। तो नहीं, ये तो अभी भी है, ठीक है। आप लोग नए जमाने के लोग हो, हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, और कोई मॉडर्न आदमी बोलता है कि आप लोग पुराने जमाने के लोग हो, आप लोग का सोच अलग है, हम लोग का सोच अलग है, तो वो अभी भी है। तो कह रहा है कि नई तथा पुरानी पीढ़ियों के बीच पीढ़ियों का अंतराल अथवा संघर्ष, पीढ़ियों का अंतराल यानी कि एक पीढ़ी का अंतराल होता है, एक पीढ़ी चला गया, एक सदी चला गया, तो एक पीढ़ियों का अंतराल, एक उसके पीढ़ियों के अंतराल के बीच का जो संघर्ष है ये एक सामाजिक परिघटना है जो कि कई समाजों में काफी दिनों से समान रूप से रही है। आपको मालूम है अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप नए के हो, मॉडर्न लड़का है, मॉडर्न सोच होगी, आप पुराने जमाने के हो, आपको पुरानी सोच होगी, ऐसे ऐसे करके अभी भी बोला जाता है। तो वो कि ये क्या है, एक सामाजिक परिघटना है, ठीक है। पीढ़ियों का अंतराल एक सामाजिक घटना है। अब आगे देखिए, बेरोजगारी अथवा परिवर्तनशील व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन का प्रभाव भी एक सामाजिक मुद्दा रहा है जिससे विभिन्न वर्गों के लाखों लोग प्रभावित रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बेरोजगारी जो कि अभी भी है, इंडिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी आपको मालूम है। तो बेरोजगारी और परिवर्तनशील व्यवसायिक संरचना जो है वो परिवर्तन का प्रभाव एक सामाजिक मुद्दा रहा है। ये क्या है, एक सामाजिक मुद्दा, हम आम लोगों के मुद्दा है, ठीक है। बेरोजगारी और परिवर्तनशील व्यवसायिक संरचना जो है वो एक क्या है, परिवर्तन का प्रभाव है और एक सामाजिक मुद्दा है, हम लोगों का मुद्दा है, जिससे विभिन्न वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। जिससे कि विभिन्न वर्गों, यहाँ पर वर्गों का मतलब क्या हुआ, आगे तो डेफिनेशन भी बताएंगे वर्ग मतलब क्या होता है, लेकिन सिंपली समझेंगे कि हर तरह के लोगों का ये जो है मतलब कि ये प्रभाव डालता है, दिक्कत डालता है, परेशानी डालता है।
अब बेरोजगारी किसी एक साथ के साथ नहीं है, एक मुस्लिम के साथ नहीं है, एक हिंदू के साथ नहीं है, एक सिख के साथ नहीं है, किसी भी धर्म के साथ नहीं है, वो सभी के साथ है। परिवर्तनशील व्यावसायिक संरचना जो है वो सभी के साथ है। ठीक है, बेरोजगारी अथवा परिवर्तनशील व्यावसायिक संरचना इसी को बोलते हैं। तो ये परिवर्तन का एक सामाजिक मुद्दा है जिससे कि विभिन्न वर्गों के लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। अब आगे देखिए, एक सामाजिक, ये क्या है, एक सामाजिक परिदृश्य, ठीक है, सॉरी, एक सामाजिक परिदृश्य आपको इस बात की शिक्षा देता है कि किस प्रकार से सामाजिक खाका तैयार करें। और एक सोशियोलॉजी यानी कि एक सोशल, ठीक है, एक सामाजिक परिदृश्य, परिदृश्य होगा शायद, हाँ, एक सामाजिक परिदृश्य यानी कि एक समाज आपको इस बात की शिक्षा देता है, समाज शास्त्र आपको इस बात की शिक्षा देता है कि आपको किस प्रकार से सामाजिक खाका तैयार करें, आप किस प्रकार से करें। ये कौन आपको ज्ञान देगा, शिक्षा देगा, कौन देगा? ये आपको देगा समाज शास्त्र। समझ रहे हैं, नाम है समाज और शास्त्र। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन काल में भारी कीमत चुकाकर राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किया गया। क्या कह रहा है कि भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन काल में भारी कीमत चुकाकर, सबसे पहला राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस जिसका भी सब्जेक्ट होगा, हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा है, यूरोपीय संघ जब आया था तो वो जो है पहले आर्थिक था, ठीक है, पहले क्या था, आर्थिक था, फिर आर्थिक से होते होते वो क्या होने लगा, राजनीतिक होने लगा, जो कि बहुत बुरी बात है। एक राजनीतिक और आर्थिक में बहुत अंतर है। आर्थिक मतलब हम लोग जो अपने बारे में काम करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम। राजनीतिक मतलब उसी को पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो वो राजनीतिक में आ जाता है। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन काल में भारी कीमत चुकाकर राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किया गया। ठीक है, बहुत भारी कीमत चुकाकर। और औपनिवेशिक शोषण, शोषण है ये, ठीक है, शोषण करना। तो औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से सशस्त्र किया, लेकिन इसके विरोधाभास स्वरूप उपनिवेशवाद ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। और यही का, इसी के वजह से भी, इसके वजह से एक बेनिफिट ये हुआ कि ये राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। राष्ट्रवाद सबसे पहले शायद रूस में हुआ था, तो वो जो है यहाँ पर भी सबसे पहले हुआ। ठीक है, साम्राज्यवाद शायद रूस में हुआ था सबसे पहले, है ना, कमेंट कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत जो है ये औपनिवेशिक भारी कीमत चुकाकर जो है एकीकरण किया था, राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक। ठीक है, एकीकरण किया, लेकिन इसके बाद प्रभुत्व भारत समाज को कई प्रकार से संशोधित किया, कई प्रकार से दिक्कतें आई। इसके बाद भी उपनिवेशवाद ने, यानी कि जो उपनिवेशवाद हुआ था, औपनिवेशिक शासन काल में जो उपनिवेशवाद हुआ था, ये जो है अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐतिहासिक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही अपना आकार ग्रहण किया। तो ऐतिहासिक, इतिहास में जब हम लोग देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही अपना आकार ग्रहण किया। औपनिवेशिक शासन काल के प्रभुत्व के अनुभवों ने विभिन्न समुदाय के लोगों में एकता तथा ऊर्जा का संचार किया था। ठीक है, तो औपनिवेशिक जो है उस समय जब अंग्रेज थे, जब ग्रहण किया, आकार ग्रहण, औपनिवेशिक काल में ही अपना ग्रहण जो किया ब्रिटिश। ठीक है, तो उस समय जो है हम लोगों ने, समुदाय के लोगों में एकता तथा ऊर्जा का संचार हुआ, प्रचार हुआ, लोग एकजुट होने लगे, इसी का प्रचार हुआ, एक समुदाय बने, एक विभिन्न समुदाय जो है वो एकजुट होने लगा, यूनिटी आने लगी सब में। ठीक है, अब आगे देखिए, उपनिवेशवाद ने 2 नए वर्गों तथा संप्रदायों को जन्म दिया। उपनिवेशवाद जो है वो 2 नए वर्गों, क्या है, 2 नए वर्गों तथा संप्रदायों को जन्म दिया, जिसका भावी इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, और जिसके भावी इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारतीय समाज बहुलतावादी, क्या है, बहुलतावादी समाज है। इसके भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति तथा रीति रिवाजों की विभिन्नताएं हैं। भारतीय समाज आधुनिकीकरण की एक तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि भारतीय समाज जो है, क्योंकि हम लोग भारतीय समाज एक परिचय के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ भारतीय समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सबसे मेनली जो हम लोगों का देश दुनिया में नामी है वो इसी पर है कि यहाँ पर विभिन्न जाति का लोग मिल करके रहे। ठीक है, तो भारतीय समाज का जो भाषा है, यहाँ पर कई हजार भाषाएं पाई जाती है, कई 100 भाषाएं पाई जाती है। यहाँ का क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। एक क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग लोग मिलेंगे, अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो अलग मिलेंगे, तीसरे क्षेत्र में जाएंगे तो अलग मिलेंगे। बिहार अलग है, गुजरात अलग है, साउथ इंडिया अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज है, विभिन्नताएं हैं रीति रिवाज की। ठीक है, लेकिन भारतीय समाज आधुनिकीकरण की तरफ फिर भी बढ़ रहा है, ये आपको यहाँ पर कह रहा है। अब आगे देखिए, भारतीय आधुनिकीकरण मॉडल के मुख्य मूल्य है समाजवाद, एक साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकरण, प्रजातंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकार। और भारतीय जो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय समाज जो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मुख्य मूल्य क्या है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? सबसे पहला आपका समाजवाद,
एक समाजवाद वाला पॉइंट भारत में है, साम्राज्यवाद भारत में है, धर्मनिरपेक्षता, कोई भी किसी धर्म को अपना सकता मान सकता है, ये भारत में है, औद्योगिकरण है, प्रजातंत्र है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हर आदमी को अलग अलग छूट है, और मूलभूत अधिकार है, सबको अपना मूल अधिकार है। ये इसी के कारण भारत जो है वो आधुनिकीकरण मॉडल के मुख्य मूल्य रूप है और इसके तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए भारत में स्थापित लोकतंत्र जो कि समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित है, ने भारतीय समाज के परंपरागत ढांचे को परिवर्तित किया है। तो भारत में स्थापित लोकतंत्र जो कि दुनिया भर में हम लोगों का नाम ही है भारत का लोकतंत्र, इसमें जो है समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित है। क्योंकि भारत का जो ये बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उसमें हर लोगों को हर तरह की स्वतंत्रता दिया गया है, समानता दिया गया है, कोई ऊंच बेच नहीं, आप काला हो तो कम मिलेगा, आप गोरा हो तो ज्यादा मिलेगा, कोई वैसा बात नहीं, आप ये धर्म को तो ये मिलेगा, वैसा कोई बात नहीं है, छोटे जातियों को उचित छूट दी गई है। तो भारत में जो स्थापित लोकतंत्र है उसको समानता मिला है, स्वतंत्रता मिला है, आजादी मिला है, कोई भी यहाँ पर कुछ कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, और सार्वभौमिक मताधिकार है, सबको मत का अधिकार है, औरत मर्द, इस जाति वो जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जो है मत यानी कि वोट देने का अधिकार है, जो कि भारतीय लोकतंत्र में शामिल है और भारतीय समाज के परंपरागत ढांचे को परिवर्तित किया है। ठीक है, अब आगे देखिए औपनिवेशिक काल में एक नई जागरूकता का भाव पैदा हुआ है। औपनिवेशिक काल में एक नई जागरूकता का भाव पैदा हुआ है। इस काल में भारतीय लोग समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ हुए हैं। इससे कई प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन के आधुनिक रूप सामने आए हैं। तो औपनिवेशिक काल में एक नई जागरूकता का भाव पैदा हुआ है। इस काल में भारतीय लोग जो है वो समान उद्देश्यों के, उसका एक समान उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक आदमी काम करता है तो अपना वो पूरा करने के लिए जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के साथ मिल करके, जुड़ करके काम करता है पूर्ति के लिए। इससे कई प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ। और क्योंकि हम लोग इस तरीके से काम की वजह से मिले हुए रहते हैं तो इससे आर्थिक, बिल्कुल हम लोग मिले जुले रहते हैं तो आर्थिक पर भी प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ता है और प्रशासनिक भी प्रभाव पड़ता है। तो परिवर्तन हुआ है यानी कि बदलाव हुआ है। अब आगे देखिए ब्रिटिश शासन काल में परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। इनमें से कुछ पूरी तरह से बाह्य थी, ठीक है, जबकि कुछ आंतरिक थी। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल, जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे यहाँ पर, उस समय परिवर्तन, विभिन्न प्रक्रियाएं प्रारंभ हुआ था उस समय। इनमें से कुछ पूरी तरह से बाह्य थे, कुछ पूरा तरीके से बाह्य था, और जब कुछ आंतरिक था, जो कुछ अंदर के मामले भी था। ठीक है, तो शासन काल में जब परिवर्तन हुआ था तो उस समय कुछ ऐसे उत्पन्न हुए थे जो कि कोई बाह्य था यानी कि बाहरी था, और कुछ अंदर यानी कि अंदरूनी मामला था। अब बाह्य प्रक्रियाओं में शामिल था, एक है पश्चिमीकरण, आधुनिकरण, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकरण इत्यादि, जबकि सांस्कृतिकरण तथा नगरीकरण आंतरिक प्रक्रियाएं थी। तो दो जो ब्रिटिश शासनकाल, जब शासन यहाँ पर कर रहे थे तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं हुई, कुछ प्रक्रियाएं आरंभ हुई। वो प्रक्रिया क्या थी, एक को हम लोग बाह्य नाम से जानते हैं, एक को आंतरिक नाम से जानते हैं। बाह्य में जो आपका पश्चिमीकरण, जो कि अभी भी आ रहा है, हम लोग जो है वो पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और एक आधुनिकीकरण जो बाह्य था, एक धर्मनिरपेक्षता जो बाह्य था, एक औद्योगिकरण जो बाह्य था, जबकि संस्कृतिकरण तथा नगरीकरण ये जो है आंतरिक प्रक्रियाएं थी। और आधुनिकरण तथा पश्चिमीकरण हमारे ब्रिटेन के साथ संबंधों का परिणाम था। और ये आधुनिकरण और एक पश्चिमीकरण ये जो है हमारे ब्रिटेन के साथ संबंधों का परिणाम था। ठीक है, अब आगे देखिए उत्पादन में यांत्रिक तकनीक, ये चैप्टर ऐसा ही है। बहुत लोग सोच रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर जो है ना ऐसा ही है। ठीक है, आपको मतलब एक इंट्रोडक्शन दे रहा है ना कि भारत में क्या क्या है, नहीं है, किस तरीके से क्या हुआ था, वही चीज आपको बता रहा है। बेसिक चैप्टर है, आपको समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, और बिल्कुल मजा आ ही रहा होगा। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, अपने दोस्तों को कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां भी हो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपको, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई जाती है। ठीक है, कोई दूसरा तरीके से पीडीएफ तैयार करके, बिल्कुल नोट करके, इस तरीके से नोट बना करके आपके लिए लेके आते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, बस थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, बस आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट और कमेंट जरूर कीजिए, तो इससे कि हम लोगों को पता चले कि नहीं, हम लोग कुछ कर रहे हैं। कोई गलती हो तो जरूर बताइए, कुछ समझ में ना आए तो जरूर बताइए। ठीक है, चलिए तो देखिए उत्पादन में यांत्रिक तकनीक क्या है। यांत्रिक तकनीक व्यापार में बाजार पद्धति,
परिवहन तथा संचार साधनों का विकास, नौकरशाही पर आधारित लोक सेवा की अवधारणा, औपचारिक तथा लिखित कानून, आधुनिक सैन्य संगठन, पृथक प्रशिक्षित विधिक पद्धति तथा आधुनिक औपचारिक शिक्षा पद्धति आदि महत्वपूर्ण कदम थे जिन्होंने आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की। तो उत्पादन में सबसे पहला है, उत्पादन में एक यांत्रिक तकनीक, तकनीक बिल्कुल टेक्नोलॉजी, एक व्यापार में बाजार पद्धति, बिल्कुल जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग ये किए तो व्यापार जो बिजनेस है उसमें बाजार हो, बिल्कुल बाजार का उभराव हो, एक परिवहन, एक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा खर्च जो है ट्रांसपोर्ट में पड़ता है, इसलिए बिहार जो है खास करके भारत में एक राज्य बिहार कम तरक्की में क्यों है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। गुजरात को ले लेंगे, मुंबई को ले लेंगे तो वो लोग समुद्र के रास्ते से इस देश से उस देश से आसानी से जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे बिहार को ले लेंगे तो बिहार में ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह बहुत कम आती है। वैसे बहुत सारा रीजन है, बाढ़, सुखाड़, जनसंख्या, बहुत सारा रीजन है, लेकिन ये मेनली रीजन है, ट्रांसपोर्ट भी एक रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्पादन में जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें यांत्रिक तकनीक का, व्यापार में बाजार पर यानी कि बाजार का, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का, संचार साधनों का विकास, एक नौकरशाही, लेबर जो है वो आराम से मिल जाए, ठीक है, मजदूर जो है वो आराम से मिल जाए, इसी पर जो है आधारित होता है उत्पादन। ठीक है, तो इसका जो अवधारणा है वो औपचारिक तथा लिखित कानून, आधुनिक सैन्य संगठन, पृथक प्रशिक्षित विधि पद्धति तथा आधुनिक औपचारिक शिक्षा पद्धति आदि महत्वपूर्ण कदम थे जिन्होंने आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की। अब देखिए, ब्रिटिश जो है वो उपनिवेशवादी अपने हितों के दृष्टिगत ही सारे कदम उठा रहे थे, और जब ब्रिटिश थे वो उस समय उपनिवेशवादी अपने हितों के दृष्टिगत की सारे कदम उठा रहे थे। परंपरा तथा आधुनिकता ने भारतीय समाज में ढेर सारी समस्याएं पैदा कर दी, और एक परंपरा मतलब वर्षों से चला आ रहा परंपरा, और एक आधुनिकता, ये जो है भारतीय समाज में बहुत सारी परेशानी, समस्या पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया। ठीक है, देखिए आप लोग को, मुझे लगता है एक चीज आप लोग को सबसे पहले उपनिवेशवाद समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद, आप उपनिवेशवाद नहीं समझ में आया तो फिर बात ही क्या होगी। ठीक है, देखिए उपनिवेशवाद जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, कोलोनियलिज्म, क्या है ये, कोलोनियलिज्म। ठीक है, किसी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उपनिवेशवाद पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद जो है वो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अन्य छोटे राष्ट्रों में अपनी सरकार स्थापित करना उपनिवेशवाद है। तो साम्राज्यवादी देशों के द्वारा अन्य छोटे राष्ट्रों में, छोटे देशों में अपने सरकार स्थापित करना, इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि एक बेसिक तौर पर समझे कि हम आपके घर में गए और जाकर के राज कर रहे हैं, हम, मेरा घर थोड़ा बड़ा है, आपका घर थोड़ा छोटा है, तो इसको भी उपनिवेशवाद का परिभाषा लकब देंगे। ठीक है, तो उपनिवेशवाद जो है वो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अन्य छोटे राष्ट्रों में अपनी सरकार स्थापित करना उपनिवेशवाद है। और राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करता है। राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हम स्वतंत्र हो सके। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण, बिल्कुल भाव उत्पन्न करता है, समर्पण का भाव जो है वो उत्पन्न करता है। इसी के कारण, यही राष्ट्रवाद के कारण, नेशनलिज्म के कारण हम लोगों को आजादी मिली, स्वतंत्र मिली। और वर्ग के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। वर्ग जो है वो भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यही विभाजन जो है वर्ग कहलाता है। तो भारतीय समाज का जो विभाजन है वो कई आधारों पर हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आना चाहिए। तो वर्ग समझ में आ गया, राष्ट्रवाद समझ में आ गया, उपनिवेशवाद समझ में आ गया। एक है आपका सांप्रदायिकता, समझ लीजिए। वर्ग समझ में आ गया कि भारतीय समाज को कई चीजों के आधार पर बांटा गया है, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति जो राष्ट्र समर्पण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, इसी की वजह से हम लोगों को आजादी मिली थी। और उपनिवेशवाद मतलब एक बड़े देशों के द्वारा छोटे देशों में एक अपना सरकार स्थापित करना, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, अब सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म क्या होता है, एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अब एक समाजीकरण, तो समाज से सामंजस्य बैठाने की एक प्रक्रिया, समाजीकृत समाज द्वारा बनाए गए या निर्मित किए गए। एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज आ रही है या नहीं। 1 सेकेंड, आवाज क्लियर आ रही है। तो ये वर्ग, सांप्रदायिकता, समाजीकरण, सामाजिक, ये आपको समझ में आ गया। 3 पॉइंट आपको मेनली हमको समझाना था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको बेसिकली समझ में आ गया। अब ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो समाज, उपनिवेशवाद समझ में आ गया, एक बड़े देशों के द्वारा छोटे देशों में शासन करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, राजा राम मोहन राय, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, राजा राम मोहन राय। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रानाडे तिलक तथा महात्मा गांधी कुछ ऐसे प्रख्यात नाम थे जिन्होंने सती प्रथा, विधवा सबसे पहले राजा राम मोहन राय, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये सती प्रथा मतलब क्या,
हमने आपको पिछले सब्जेक्ट में भी बताया, ठीक है। सती प्रथा मतलब जब पहले के जमाने में एक सती प्रथा थी, जिसमें होता क्या था, अगर पति अगर मर जाए, निधन हो जाए, पतन हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो उसके मरने के बाद उसका जो पत्नी जीवित रहती थी उसको भी उसी समय उसी के साथ जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है। तो इसी को हम लोग सती प्रथा कहते हैं। और इसी को खत्म कौन किया था? राजा राम मोहन राय किया था, ठीक है। कौन किया था? राजा राम मोहन राय। तो ये लोग थे, कुछ बड़े बड़े लोग थे, महान लोग थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रनाडे। उसके बाद एक रनाडे अलग है, दयानंद सरस्वती अलग है, और एक तिलक और महात्मा गांधी, कुछ ऐसे प्रख्यात नाम थे जिन्होंने सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। क्योंकि क्या था कि विधवा जो लोग हो जाते थे उसका वो पूर्ण विवाह, मतलब पुनर्विवाह मतलब हुआ कि दोबारा शादी नहीं होता था। तो इसको उसके बाद इस पर जो प्रतिबंध था, यानी कि एक जैसे अभी क्या कर सकते हैं ना, जैसे कि पति अगर मर जाए तो पत्नी की शादी किसी और से करा सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं था, इस पर प्रतिबंध था। तो एक सती प्रथा था, ये और एक पुनर्विवाह पर प्रतिबंध था, और एक है अस्पृश्यता, जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए। तो ये कुछ ऐसे महान लोग थे जिन्होंने इस प्रथा को खत्म किया था, बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी उठा करके, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। क्योंकि भारत क्या है, सॉरी एक सेकंड, 1 सेकंड, कभी कभी ग्लिच आ जाता है, राइट। शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, शेयर आप लोग कीजिए यार। देखिए यहाँ पर, हाँ 1 सेकंड। हाँ, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र का उस समय व्यवस्थित रूप से विकास नहीं हुआ था, अतः इसमें भारतीय गांव का चित्रण ब्रिटिश नीतियों के अनुरूप किया गया। तो क्योंकि भारत में जो है समाजशास्त्र का उस समय व्यवस्थित रूप से विकास नहीं हुआ था, उस समय समाजशास्त्र सोशोलॉजी का जो है अच्छे से विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण भारत में जो है जिसका इससे भारतीय गांव का चित्रण ब्रिटिश नीतियों के अनुरूप किया गया। इससे भारतीय गांव का जो चित्रण है, जो वो किसके द्वारा किया गया, किसके अनुरूप किया गया, वो किया गया आपका ब्रिटिश के अनुरूप, क्योंकि उस समय समाजशास्त्र का उदय व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था। अब गांव भारतीय समाज तथा संस्कृति के स्तंभ रहे हैं। गांव जो है वो भारतीय समाज तथा संस्कृति के स्तंभ रहे हैं। स्तंभ मतलब खंबा, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारतीय गांव का अध्ययन करने का विचार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कोलकाता में आई थी। तो गांव भारतीय समाज तथा संस्कृति के स्तंभ रहे हैं। गांव जो है वो भारतीय समाज तथा संस्कृति का स्तंभ, खंबा, पिलर बोलते हैं ना, एक पिलर गिर जाए, खंबा गिर जाए, मैन खुट्टा गिर जाए, देहाती भाषा में बोलते हैं, तो पूरा घर गिर जाता। तो वही चीज है, गांव जो है वो भारतीय समाज तथा संस्कृति का क्या स्तंभ है, स्तंभ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो सबसे पहले भारत के गांव का अध्ययन करने का विचार किया। सबसे पहले वो उसी के बारे में अध्ययन किया। अब देखिए, भारतीय समाज का प्रथम अध्ययन B.H. पावेल ने सन 1892 में अपनी किताब भारतीय ग्रामीण समुदाय द इंडियन विलेज कम्युनिटी, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतीय समाज का प्रथम अध्ययन, जिसका नाम क्या है, B.H. पावेल, क्या है, B.H. पावेल, ठीक है, B.H. पावेल। तो B.H. पावेल जो है वो 1892 में अपनी किताब जिसका नाम है भारतीय ग्रामीण समुदाय, इंग्लिश में उसको बोलते हैं द इंडियन विलेज कम्युनिटी, द इंडियन विलेज कम्युनिटी, भारतीय ग्रामीण समुदाय, जो कि कब लिखा गया था, 1892 ईस्वी में। किसने लिखा था? B.H. पावेल ने लिखा था। क्या नाम था किताब का? भारतीय ग्रामीण समुदाय, यानी कि द इंडियन विलेज कम्युनिटी। इसी के द्वारा किया गया भारतीय समाज का प्रथम अध्ययन, ठीक है, इसी बुक के द्वारा जो है किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय गांवों में गरीबी तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने भी कई विद्वानों का ध्यान गांव की तरफ आकर्षित किया। और जब विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब खत्म हो गया था 14 को, हाँ ठीक है, जब खत्म हो गया 19 को ना, सॉरी डेट हमको कंफ्यूजन हो जाता है, तो हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है वो समझेंगे इसको। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है, तो उस समय जो है भारतीय गांव में गरीबी तथा भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, वो कई विद्वान ऐसे आए जो उसका नजर को आकर्षित किया। इन प्रॉब्लम, इन गांव का समस्या, जो गांव के समस्या थे, जो प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, उसी के कारण कई ऐसे आदमी आए, महान आदमी आए, विद्वान आए, जो कि इस तरफ आकर्षित हुए और इस तरीके का सुधार हुआ। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने किताब लिखा था, कब लिखा था, किताब का नाम क्या था, ये चारों चीज का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सर चार्ल्स, क्या नाम है, सर चार्ल्स मेडकॉफ, सर जॉर्ज वुडवर्ड, बडेन पावेल तथा फ्रांसिस वुचनैन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मद्रास, मैसूर, बिहार इत्यादि से विभिन्न गांवों तथा शहरों का अध्ययन तथा सर्वेक्षण करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया। इसके बाद हर्बर्ट रिसेले, डी एवर्टसन, सीवी लुकोस, डब्ल्यू जॉर्ज बिग्स तथा विलियम क्रूक ने भारत की ग्रामीण समस्याओं को समझने का प्रयास किया। सबसे पहले नाम दिया गया है सर
क्या है, सर चार्ल्स मेटकॉफ, सर जॉर्ज वुडवर्ड बडेन तथा वुडवर्ड पॉवेल, बडेन पॉवेल तथा फ्रांसिस वुचनेन। आपको नाम याद रखना नहीं है, बस आपको बेसिक जानकारी है, ये नाम कभी पूछता नहीं है, बहुत लोग डर जाएंगे, ये नाम कभी पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जो है बिहार के, मैसूर के, मद्रास के इत्यादि विभिन्न गांवों तथा शहरों का जो है अध्ययन पढ़ाई करने का शुरू कर दिया और सर्वेक्षण करने का शुरू कर दिया, ठीक है, सर्वे करने का शुरू कर दिया। और इसके बाद हर्बर्ट रिसेल और एक क्या था, डी एवर्सन सीवी, लुकोस, डब्ल्यू जॉर्ज ब्रिग्स तथा विलियम क्रूक ने भी भारत की ग्रामीण समस्याओं को समझने का प्रयास किया था। अब मध्यम वर्ग पश्चिमी शिक्षा में रच बस गया, किंतु उसी मध्यम वर्ग ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती भी दी, ठीक है। तो मध्यम वर्ग जो है पश्चिमी शिक्षा में रच बस गया, किंतु उसी मध्यम वर्ग ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती भी दी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बस हम लोग समझते जाएंगे, विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदायों का गठन क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, जिसने भारतीय परंपरा तथा संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास किया। उपनिवेशवाद के कारण बाद में नए समुदाय तथा वर्गों का उदय हुआ, जिन्होंने, क्योंकि जो एक बड़े शहर के द्वारा एक छोटे शहर पर, बड़े राष्ट्र के द्वारा एक छोटे राष्ट्र पर जब शासन किया जाएगा तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसको ये चीज पसंद नहीं आती और वो वहां से निकल जाते हैं। तो उपनिवेशवाद के कारण बाद में नए समुदाय, और वो नए समुदाय बना था, ठीक है। तो नए समुदाय, नया वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने आगे चलकर इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रवाद का बिगुल बजाए तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया। समाजशास्त्र आपको स्ववाचक, ध्यान देंगे, समाजशास्त्र आपको स्ववाचक अथवा आत्मवाचक बनने की शिक्षा देता है, अर्थात ये स्वयं को देखने तथा आत्मनिरीक्षण करने की शिक्षा देता है, परंतु इस आत्मनिरीक्षण में समीक्षा अधिक तथा आत्ममुक्तता कम होनी चाहिए, ठीक है। समाजशास्त्र जो है वो आपको स्ववाचक अथवा आत्मवाचक बनने की शिक्षा देता है, स्ववाचक और आत्मवाचक, ठीक है, बनने की एक शिक्षा देता है। यह अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्वयं को देखने तथा आत्मनिरीक्षण करने की शिक्षा देता है, परंतु इस आत्मनिरीक्षण में समीक्षा अधिक तथा आत्ममुक्तता कम होती है। ये शुद्ध हिंदी है। तो समाजशास्त्र जो है ये उत्पन्न करता है, इस तरीके का हम लोगों को शिक्षा देता है। एक तुलनात्मक सामाजिक मानचित्र आपको समाज में आपके निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। और एक तुलनात्मक सामाजिक मानचित्र जो है वो आपको समाज में आपके निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। समाजशास्त्र समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के समूहों तथा सामूहिकताओं तथा उनके व्यापक प्रभावों के बारे में हमें बताता है, जैसे कि राष्ट्र, एक दूसरे के साथ संबंध तथा व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में उसका अर्थ। अब देखिए आगे, ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूं आपको क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग अभी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, बहुत कोई क्या है जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, बस वीडियो को छोड़ के गया नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समाजशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत परेशानी, समाजशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत परेशानी तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंध स्थापित करने हेतु खाका तैयार करने में सहायता करता है। जो कि मैंने आपको बताया, वो परेशानी उसके बीच का कड़ी बनता है, संबंध बनता है, यह स्थापित करता है। व्यक्तिगत परेशानियों में, व्यक्तिगत परेशानी मतलब क्या हुआ, एक खुद का परेशानी, समस्या या संदर्भ है, जबकि सामाजिक मुद्दों में पीढ़ियों का अंतराल, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, लैंगिक असमानता इत्यादि शामिल होते हैं। अब लैंगिक असमानता क्या होता है, जातिवाद क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बेरोजगारी मतलब तो आप लोग समझ ही होंगे। तो ये जो है परेशानी जो है अंदर वाली परेशानी, व्यक्तिगत परेशानी, इसके अंतर्गत आता है आपका एक निजी कष्ट, समस्या या संदर्भ, ठीक है। और सामाजिक मुद्दों में, सामाजिक मुद्दा जो है उसके अंतर्गत आता है आपका एक पीढ़ियों का अंतराल, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, लैंगिक असमानता इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है। अब आपको उपनिवेशवाद समझ में आ गया, थोड़ा सा हम बता दें, उपनिवेशवाद समझ में आ गया कि साम्राज्यवादी देशों के द्वारा, ध्यान देंगे यहाँ पर कोई बड़े देश नहीं है, साम्राज्यवादी देशों के द्वारा अन्य छोटे राष्ट्र, अन्य छोटे देशों में अपनी सरकार स्थापित करना, इसको हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। बस दो लाइन में आपको समझा दिए हैं, ठीक है। और राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करता है, और राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हमें स्वतंत्र हो सके हैं। इसी वर्ग मतलब आपको समझ में आ गया कि भारत का जो समाज है, विभाजन जो कई प्रकार पर, कई आधार पर, बहुत चीज के आधार पर हुआ है, इसी विभाजन को हम लोग वर्ग कहते हैं, क्लास कहते हैं। सांप्रदायिकता क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष, इसी को हम लोग सांप्रदायिक यानी कि कम्युनलिज्म कहते हैं। एक समाजीकरण क्या है, तो सोशलाइजेशन, समाज से सामंजस्य बैठाने की एक प्रक्रिया, समाज से सामंजस्य बैठाने की एक प्रक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये शोषण नहीं है, ये सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो समाज में समाज से सामंजस्य बैठाने की एक प्रक्रिया। अब सामाजिकृत क्या है, सोशोलॉजिकल क्या है, समाज द्वारा बनाए गए या निर्मित किए गए,
समाज के द्वारा जो बनाया गया है या निर्मित किया गया है उसी को हम लोग सामाजिक यानी कि सोशोलॉजिकल कहते हैं। लैंगिक, जो कि हमने आपको बताया कि लैंगिक समानता, तो समाज में पाए जाने वाले विभिन्न स्त्री पुरुष विभेद का लैंगिक असमानता की संज्ञा दी गई है। और समाज में पाए जाने वाले स्त्री पुरुष विभेद का लैंगिक असमानता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा और 1-2 मिनट वीडियो को देखिए। यहाँ पर देखेंगे उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, नव उपनिवेशवाद, सामाजिक उपनिवेशवाद। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, हम ही करवाएंगे, कोई ऐसा नहीं कि आप अपने से करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर आपको करेंगे तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको आप थ्योरी यानी कि एक्सप्लेनेशन फर्स्ट चैप्टर का आपका कर दिए, हम जिसमें देश के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उपनिवेशवाद, कैसे अमेरिका, कैसे ब्रिटिश, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े, रिलेट कर करके पढ़े। अब हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा और मजा आएगा, और आपका सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, इससे आपका 80 से 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन और आंसर भी करवाऊंगा, अति लघु, लघु, दीर्घ, जो भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं, शॉर्ट लॉन्ग जो भी बोलते हैं, सभी तरह की क्वेश्चन यहाँ पर कराई जाएगी। जैसे कि आप देखते भी होंगे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी चैप्टर का जो है बिल्कुल इसी तरह की, ज्योग्राफी हो गया, इसी तरीके से तैयारी कराई गई है। आप लोग जाके देख सकते हैं डेमो। उसके बाद उसी तरह से सोशोलॉजी में भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, मतलब बैठेंगे, जब भी बैठेंगे तो रिवीजन करके जरूर आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, आप बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इसके 1 दिन बाद जस्ट अपलोड हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।